ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम प्रतिदिन अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग, जी हाँ, दूसरा भाग तारा बलन, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। आज सितारों के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, साथ ही साथ ये सितारे पूरे जीवन भर के लिए कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, वो भी जान सकते। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्र बलन इसका नाम। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मोह ज्योतिष। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं और शुभता सुनिश्चित करना चाहते हैं और ये चौघड़िया हमें इस मार्ग पर ले जाता है। हमें यह बताता है कौन सा मुहूर्त, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा शुभ अशुभ और शुभ काल। साथ ही साथ यह हमें रोकता भी है कुछ कार्यों को करने, अशुभ काल और कब मजबूत स्थिति बनती है कोई भी कार्य करने के लिए ग्रहों के अनुसार, वह भी बताता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा भाग, हम अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, अंक हमारे साथ नित्य रहते हैं। जिस तरह सांस हम लेते हैं उसी तरह अंक हमारे साथ नित्य काम करते हैं। यहाँ अंक कार्य करते हैं और हम इन्हें जान नहीं पाते और इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि कुछ अंक हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, कुछ सकारात्मक डालते हैं। हमें अंकों को पहचान कर, यदि हम अंकों को पहचान लें, उन्हें समझ लें, उन्हें जान जाए कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी, तो उसको सही ढंग से उपयोग करके हम अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अंक कार्य कर, जी हाँ, अंक बोलते हुए किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के लिए, जन्म जातकों के लिए आज करते अंक क्या बोल रहे हैं शुभता और अशुभता के संदर्भ, वह भी इसी प्रस्तुति। इस प्रकार पांचों भाग प्रस्तुति का काफी उपयोगी है। जिस तरह से पंचांग के पांचों अंग उपयोगी हुआ करते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी पांचों भाग काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमसे जो करना है आपके सुखता के। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए आदि से अंत तक और इसका लाभ उठाए। चलते हैं पंचांग के। पंचांग नाम से ही 5 अंक है, यहाँ ये 5 अंक काफी शुभकारी है। पंचांग को केवल सुनने मात्र से, पुराणों में लिखा है, पंचांग के सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और गंगा स्नान का तात्पर्य हमारी जलीय तत्व से भी, और जलीय तत्व हमारे शरीर में ज्यादा होते हैं, वो शुभकारी होते हैं। साथ ही साथ जलीय राशि जन्म कुंडली में हमारी होती है, उससे जलीय राशि प्रभावित होते हैं, उनमें बैठे ग्रह प्रभावित होते हैं और जलीय राशि के स्वामी भी शुभ प्रभावित। इसके अतिरिक्त तिथि हमें हमें तिथि को स्मरण श्री प्रदान करने वाला होता है, तिथि हमारे लक्ष्मी प्रदान करने वाली होती है। वार आयु में वृद्धि देता है, नक्षत्र पापों का नाश करता है, योग रोगों को दूर करने में सहायक होता है, और करण
कार्यों में सफलता कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए पंचांग के 5 अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका स्मरण करने से सुबह सुबह प्रातः पंचांग को स्मरण करने से ये लाभ में मिलते हैं। और सुबह में कम से कम उठते समय आप जितनी बार भी स्मरण कर सके इसे स्मरण करें और अपने आप को समझे कि हम गंगा स्नान कर भी लाभ लेकर आए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योग योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। बता दें, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। यानी पंचांग को सुनने से, इनको स्मरण करने से ये कई लाभ होते हैं हमारे जीवन। पंचांग केवल शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम नहीं है। इससे हमें जीवन में कितने फलदायी है पंचांग को सुनने और स्मरण करने से। और साथ ही साथ अनुसरण यदि करें तो पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग को सुने, स्मरण करें, अनुसरण करें और जीवन को सफल और समृद्ध। इसके साथ ही हम आपको देख सकते हैं श्री राम का नाम लेकर पंचांग के दैनिक पंचांग के पहले भाग। स्वागत है आपका पहले भाग। पहला भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 1 मार्च 2026, माह फाल्गुन पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2083 कलाई और कलयुग का भाव 2019। आज का सूर्योदय 6:13 पर, सूर्यास्त 5:51। Sunrise at 6:13 AM and sunset at 5:51 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में शुभता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। आज का दिन बुधवार रविवार, तिथि रात्रि के 7:09 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात चतुर्दशी जो विक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:34 तक पुष्य, उसके बाद अश्लेषा। और आज का दिन का आरंभ पुष्य नक्षत्र के चौथे पद से होता है, जो कि प्रातः 8:34 तक है। उसके बाद आरंभ होता है अश्लेषा का पहला पद, अपराह्न 2:21 तक। दूसरा पद रात्रि के 8:10 पर तक। तीसरा देर रात्रि 2 बजे तक। और चौथा कल प्रातः सूर्योदय के बाद 7:51 तक। ये अश्लेषा के 4 पद ये रहे। और योग अपराह्न 2:33 तक शोभन, तत्पश्चात अतिगंड। और करण प्रातः 7:54 तक कौलभ, तत्पश्चात रात्रि के 7:09 तक तैतिल और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्कार। जब तक त्रयोदशी तिथि है तब तक भोलेनाथ वृषभ को सवार है, अभी सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। तत्पश्चात भोलेनाथ चतुर्दशी जो होता है तब भोलेनाथ पूजन पर जाते, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त 11:39 से 12:25 तक। रवि पुष्य योग प्रातः 6:13 से 8:34 तक। आपको बता दें, रवि पुष्य योग और सर्वात सिद्धि योग प्रातः 6:13 से 8:34 तक है। इसके साथ ही रवि योग प्रातः 8:34 से, जब रवि पुष्य योग और सर्वात सिद्धि योग समाप्त होता है उसके बाद, और कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक। गोधूली संध्या 5:49 से 6:14 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:26 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु सबसे प्रभावी। राहु काल अपराह्न 4:24 से संध्या के 5:51 यानी सूर्यास्त तक। गुलिक काल अपराह्न 2:45 से 4:24 तक। यमगंड दिन के 12:02 से
1:29 तक, वर्जमुद्र रात्रि के 8:59 से रात्रि के 10:32 तक, और गंडमूल आज प्रातः 8:34 से 3 मार्च के प्रातः 7:31। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो मंगल देव और बुध देव कमजोर अवस्था में है, बुध देव वक्री चल रहे हैं, मंगल देव राशि परिवर्तन किए हैं, और शुक्र देव भी कमजोर अवस्था में, क्योंकि शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आज रात्रि 1 बजे शुक्र देव अपने वर्तमान कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, जहां वे उच्च के इस प्रकार इन्हें उच्चता आज प्राप्त होगा। इस प्रकार यदि देखें, मित्र राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी राशि में 1 ग्रह। शुक्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, शनि की राशि में 5 ग्रह हैं, और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। ये ग्रह हैं मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। सूर्य चंद्र केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं। दूसरा भाग आज बुध देव शुक्र देव का राशि परिवर्तन रात्रि के 1 बजे। इस प्रकार पहला भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तारा बल्ब इसका नाम है, जहां सितारे करते काम। जी हाँ, आपके पास तारा बल्ब की पूरी सूची रखी हुई, सारणी रखी हुई है। तारा बल्ब के समक्ष जो सारणी है वह बताता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में आज गोचर कर रहे हैं। वहीं तारा बल्ब के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में, हमारे जन्म कुंडली में कहाँ विराजमान, और इन दोनों का जहां मिलन होता है वही आज का फल होता है। उदाहरण स्वरूप यदि आप देखें तो उस और दशलेषा नक्षत्र के बारे में हमने एक आद्रा स्वाति नक्षत्र में जन्मी रात तक के लिए आकलन किया है। उसी तरह से आप अपने नक्षत्रों के बारे में आकलन कर सकते हैं। कुल 9 तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। सितारे 9 तरह के फल देते हैं। वे जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैर्धन्य, मित्र या मित्र हो सकता है। जब जन्म, विपत, प्रत्यय और नैर्धन्य हो तो अशुभता के तरफ इशारा करता है। संपत, क्षेम, साधक, मित्र हो तो शुभता के तरफ इशारा करता है। अशुभता की स्थिति में ये तारे कहते हैं दैनिक कार्य में सावधानी बरतें और नए कार्य कारण न करें, और वहीं शुभ तारे की स्थिति में दैनिक कार्य के साथ साथ नए कार्य प्रारंभ करने की अनुमति। साथ इसके अतिरिक्त कभी भी जोखिम लेकर, जो अशुभ तारे हैं उनको शुभ तारे में परिवर्तन करने का जोखिम लेने से हो सकता है हमारे लिए जो कार्य है वो जो हम उसे जोखिम लें तो वह कार्यकारी हो, वह शुभ कार्य हो, ऐसा ऐसी संभावना कम दिखती है। और जोखिम लेने की आवश्यकता भी हम सलाह नहीं देते, क्योंकि वह तारे कुछ देर के बाद शुभता में परिवर्तन होती है। यह लंबी इसकी आयु नहीं है। ये तारा बलन नवतारा चक्र पद्धति पर के सिद्धांत पर आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, कौन कौन किस किस ग्रहों के फल देंगे, या ये ग्रह 9 ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाए। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है क्रमानुसार 1 से 9 तक पहला, 10वां से 18वां तक दूसरा, और 19वां से 27वां तक तीसरा। इनको 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और ग्रहों को
दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। इनके श्रेणी में रखा जाता है और इन्हें इस श्रेणी में रखकर पहला ग्रह जो केतु देव बनते हैं, उनके स्वामी बनते हैं पहले नक्षत्र का हर श्रेणी में से। यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र के स्वामित्व केतु देव को जाता है, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव को, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और यह सूची इस प्रकार बनती है। यह सूची काफी उपयोगी आपके लिए हो सकती है, इसे सही कर आप कर सकते हैं। अब हम चिन्हित करते हैं, फलित करने के लिए चिन्हित करते हैं हम अपने जन्म नक्षत्र को, और जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके उसमें से जो स्वामी जो ग्रह होते हैं उन्हें उन्हें पकड़ते हैं। जो कि पहला ग्रह हमारा होता है, वह वहीं से हमारी जीवन यात्रा आरंभ होती है। इसी ग्रह की दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जी हाँ, इस प्रकार जीवन यात्रा को वहां से शुरू करते हुए पहला ग्रह जो होते हैं, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और बुध तक जाते हैं, और फिर केतु से यात्रा करते हैं, जहां ग्रह पहला ग्रह होता है उसके पिछले ग्रह से तक समाप्त करते हैं। इस तरह 9 ग्रहों की यात्रा। अब हमने कहा जिस ग्रह में हमारा जन्म होता है, जो जो पहला ग्रह बनता है, उसी ग्रह में हमारा जन्म होता है, दशा महादशा उसी में हमारे जन्म होता है। और पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी जन्म में इसी ग्रह के नक्षत्र ग्रह के दशा महादशा में हुआ करता है। इसे साबित करने के लिए, इसे जानने के लिए कि आपका जन्म किस दशा महादशा में हुआ और पिछले जन्म में किस दशा महादशा में हुआ, इसके लिए आप जन्म कुंडली में विंशोत्तरी दशा को देखें। जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ग्रह की दशा महादशा उस समय चल रही थी और वर्तमान में कौन सा आपका जन्म हुआ था उसमें कौन सा। उदाहरण स्वरूप एक जन्म कुंडली को लेते हैं। इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि देव बनते हैं, जिनकी दशा महादशा की आयु जो है उनकी अवधि 19 वर्ष की है। और जातक पिछले वर्ष में, पिछले जन्म में जो 19 वर्ष की अवधि है, उसमें से 4 साल 6 महीना भोगना बाकी रह गया जो इस वर्ष। इसलिए ये बैलेंस कैरिड ओवर में है, पिछले जन्म से इस जन्म में है। तो दशा महादशा पिछले जन्म का हमने देखा, और चूंकि ये इसमें जन्म में हमारे पिछले जन्म में से संबंध है और पीड़ा से संबंध है, इसलिए पहला ग्रह पीड़ादायक होता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आज जैसा हमने कहा आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा करते हैं। वहां से तो पहला ग्रह से जो तीसरा ग्रह, पांचवा सातवां ग्रह जो होते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, और दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। और इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता का परिमाण मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार हम यह जान पाते हैं कि कौन से दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी होंगे, अति शुभकारी होंगे, कौन से दशा महादशा हमारे लिए बाधक होंगे, अति पीड़ादायक होंगे। और इस प्रकार शुभ ग्रहों के दशा महादशा में योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन करके हम तो अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारे की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जो अंततोगत्वा हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। ग्रहों को पहचानने कर हम ग्रहों के अनुरूप कार्य करें तो हमारे लिए शुभकारी होते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कौन क्या फल देंगे, शुभ फल यदि दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम शुभ कार्यों का उस ग्रह से संबंधित कार्य करें, हमारे लिए शुभकारी हो सकता है। तो जो भी वो देने वाले होते हैं जिस भाव में बैठे हो। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित, उस राशि से संबंधित कार्य किए जाए तो संपत्ति का लाभ हो। उसी तरह से इस जो शुभ कार्य ग्रह होते हैं
उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से हम जब जुड़ते हैं तो शुभ फल और अशुभ, जो शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक होते हैं शुभ कार्य होते हैं, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, बाधक हो सकते हैं। इस प्रकार हम अपने करीब आने वाले, रहने वाले, हमसे जुड़ने वाले लोगों को हम पहचान सकते हैं और इस तरह से हम अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि हमारा दूसरा ग्रह में जन्मे जातक, दूसरा ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक से हम बिजनेस पार्टनरशिप करें तो हमारे धन लाभ हो सकते। वहीं यदि हमारे लिए तीसरे ग्रह से करते हैं कि नक्षत्र जन्मे जातक से करते हैं तो विपत्ति हो सकती, परेशानियां बढ़ सकती। इसलिए यह हमें नौ तारा चक्र पद्धति बहुत ही अद्भुत पद्धति है। यह अब मार्गदर्शन करता है, हमें आगे बढ़ाता है और शुभता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इस प्रस्तुति नौ तारा चक्र पद्धति पर विशेष प्रस्तुति अलग से यूट्यूब पर रखें, आप उसे जरूर देखें। इसमें भगवान राम, माँ सीता का पौन भगवान की भी कुटी की चर्चा की। आगे बढ़ते हैं वापस वापस तारा। आज का चंद्रमा का गोचर 8:34 सुबह तक चंद्रमा उस नक्षत्र में है, उसके बाद ये अश्लेषा में जाए और इस प्रकार ग्रहों के आकाशीय स्थिति, इनके नक्षत्रों को देखें, अपने अपने नक्षत्र के अनुसार आप देख सकते हैं। और जैसा आरंभ में हमने कहा था 9 तरह के फल हो सकते। आज यदि कहें तो कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र जो विशेष नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए थोड़ा ज्यादा परेशानी के सबब हो सकते हैं, वे हैं भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक। भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति पीड़ादायक और कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग अति पीड़ादायक। अपने अपने नक्षत्रों का फल हम जान सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ के बारे में होता है कि पहला भाग मैथनी का है, दूसरा भाग अद्वित्य का है। वहीं पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग संपत का है, दूसरा भाग विपत का है। ये आप अपने नक्षत्र के अनुसार आप देख सकते हैं, शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं, चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार अपने आप को कर सकते हैं और अपने आप को रोक सकते हैं अति उत्साहित होकर के कोई कार्य न करें। इस प्रकार किताबों में जो लिखा है उपाय या पुष्ट है, यह केवल आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं, इसका उपयोग करने से हम आपको मना करें, क्योंकि हम कार्यों में शुभता चाहते हैं और कोई भी जोखिम न ले, यही स्पेस कर। इसी के साथ हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चंद्रबलम इसका नाम है और आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए चंद्रमा कर्क अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और मजबूत स्थिति। इसलिए चंद्रमा जिन जिन राशियों के अच्छे फल देंगे वे हैं वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ फल। शेष राशि के जातकों के लिए शुभ फल नहीं। इसके साथ ही इसे आपको सलाह ये देते हैं, चंद्र राशि के अनुसार देखें, लग्न या अन्य राशियों के अनुसार नहीं देखें। चंद्रमा जिस राशि में आपके जन्म कुंडली में बैठे हो वही आपकी असली राशि, इसके अनुसार देखें। इसके साथ ही हम चौथे भाग में आपको दिया है। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का भूत ज्योतिष है जो कि बताता है सुबह और शुभ काल। कोई भी कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य, हर कार्य में हम शुभता चाहते हैं, इसलिए किसी भी कार्य करने के लिए उपयोग होता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित है या कोई कार्य शुभ कार्य हम आरंभ कर रहे हैं, पहली बार कोई कार्य कर रहे हैं, इन सभी के लिए उपयोग होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो, नहीं देख पाया हो, तो कम से कम अपने कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया पर अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर रखा है और जो आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी में रखा है, आप उसको संलग्न कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि चौघड़िया तो 8 होते हैं दिन के, 8 होते हैं रात के, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 दिनों से संबद्ध करने के लिए
सातवीं चौघड़िया का नामकरण हुआ। आठवां चौघड़िया जो होता है दिन और रात में, आरंभ का चौघड़िया जो होते हैं नींद के चौघड़िया होते हैं। अंत का चौघड़िया आरंभ में होता है ऐसा नहीं है, अंत का आरंभ का चौघड़िया अंत में। और इस प्रकार आठों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। और हम जानते हैं हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, शासक अलग अलग ग्रह बनते हैं। और ये अलग अलग ग्रह के गुण तत्व अलग होते हैं। इनके अधिक कार्य जिसके लिए उपयोगी हो करते हैं, जिसके लिए अधिकृत है, वह अलग अलग है। इसलिए चौघड़िया का भी संबंध ग्रहों से होता है और ग्रहों के द्वारा निमित्त कार्यों से होता है। इस प्रकार चौघड़िया बन जाता है अति उपयोगी। जब भी चौघड़िया का उपयोग करें तो जरूर देख लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह चौघड़िया कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। और इसलिए दिन का चौघड़िया जो होता है, जब भी अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, कार्य को स्थगित कर। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व रहता है और उनके प्रभुता के कारण शनि देव उनसे नाराज रहते हैं। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र इनसे नाराज रहते थे। शनि का चौघड़िया ये अशुभ काल वेला से ग्रसित रहता है प्रतिदिन। वहीं रात्रि का चौघड़िया चंद्रमा का प्रभुत्व, चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया रात्रि में काल रात्रि से ग्रसित प्रति रात। शनि का चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त तो जरूर रहता है, किंतु पापी ग्रह भी है, काल रूप के रूप में भी चिन्हित है। कोई शुभ कार्य इसमें नहीं करने के लिए कहा जाता है, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। वही मंगल देव का जो चौघड़िया है, रोग चौघड़िया, यह क्रूर और अनिष्टकारी है। कोई भी शुभ कार्य को इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन शत्रुहंता के लिए यह काफी उपयोगी होता है। और शत्रुहंता का तात्पर्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल युद्ध क्षेत्र का नहीं है, यह कंपटीशन का है, रोगों से लड़ने का है, दवा आदि आरंभ करने का, ये सभी मंगल कार्य। इसके लिए यह मंगल के जो चौघड़िया है मंगल कार्य। इस प्रकार चलिए आज देखें आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का चौघड़िया सूर्य का दिन का चौघड़िया है। सूर्य के चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, सूर्य के चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और अमृत चौघड़िया जो कि 10:35 से 12:02 तक है वो वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 12:02 से 1:34 तक काल वेला से ग्रसित है। और उद्वेग चौघड़िया जो संध्या के 4:24 से 50 तक है वो राहु काल से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया 1:34 से 3:07 तक जो चौघड़िया है वह काल रात्रि से ग्रसित है, लाभ चौघड़िया। इसी के साथ ही हम आपको देख चलते हैं अंकों के अंक। जब हम जन्म लेते हैं अंकों के अंक में ही जन्म लेते हैं, अंकों के अंक में हम बढ़ते बोलते हैं और ये अंक हमारे लिए हमेशा कार्य करते हैं। अंक हमारे प्रतिस्पर्धा का भी सूचक है, हमारी उपलब्धि का भी सूचक होता है। यह काफी कार्य करते हैं और ये अंक, इन अंकों को जानना पहचानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि कुछ अंक हमारे ऊपर हमारे लिए नकारात्मक भी हो सकते हैं, कुछ सकारात्मक भी हो सकते हैं। इसलिए इन अंकों को पहचानना, इन्हें समझना, इन्हें सही ढंग से परख कर उनका सही उपयोग करके हम जीवन में शुद्धता लाना यह कर सकते, तभी ला सकते हैं जब अंकों को पहचाने, जाने, समझे और उनका सही उपयोग करें। ये अंक होते हैं 1 से 9। एक अंक दूसरा अंक नहीं, दो अंकों का समूह नहीं। जब भी दो या दो से अंक ज्यादा अंकों का समूह होगा तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर, यह मूल सिद्धांत। साथ ही साथ शून्य को गणना में नहीं ले जाता। ये 1 से 9 तक का अंकों को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि मध्य का अंक होता है, अपने से पूर्व आने वाले अंकों को बाद में आने वाले अंकों को यह संतुलित करे, काफी मजबूत ये होता है, ये संतुलन का कार्य करता है। ये 1 से 9 तक जो अंक है इनके शासक ग्रह अलग अलग हैं और ये ग्रह के जो अलग अलग ग्रह है इनके गुण तत्व ऊर्जा अलग अलग होती है और इसलिए इनके ग्रहों की ऊर्जा जो है
शासक ग्रहों की ऊर्जा, तत्व और गुण इन अंकों में समाहित हो जाती है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इनके अंकों के गुणों, तत्वों और ऊर्जा के आधार पर इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। अंकों के साम्राज्य में, अंकों की दुनिया। पहला, पहले को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वाले के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, आदि आदि। 5 राजकुमार से, 6 मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 अधीनस्थ, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर, चाकर और न्यायाधीश। 9 को सेनापति से, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार हम अगर अंकों को के नामों को यदि देखें तो आपस में संबंध भी कैसे हो सकते हैं इसका आकलन कर सकते। फिर भी हम इसकी चर्चा, शत्रुओं की चर्चा नितांत आवश्यक है, क्योंकि शत्रु को पहचानना जरूरी है अपने जीवन में सुखता लाने। तो 1 से 9 तक अंक। और ये जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें जन्मतिथि के रूप में कुछ अंक देते हैं। हमने गूगल से एक आज की तिथि ली है, और यह जिस व्यक्ति, किसी महान व्यक्ति का जन्म है, तो जो यह कहे विख्यात व्यक्ति का कहे या जिन्हें लोग जानते हैं, वैसे व्यक्ति का जन्म किया आज। इन्हें हार्दिक बधाई देते हैं अग्रिम रूप से। इसकी चर्चा हम आगे करें। जब ईश्वर हमें अंक देते हैं, ये स्थिर होते हैं, बदलते नहीं हैं, और यही अंक हमारे पूरी का काम करते हैं। ये अंक हमारे जीवन में पूरे जीवन पर्यंत ऊर्जा देते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है, ये अंक आपस में दुश्मन, इन्हें पहचानना जरूरी। तो सबसे पहले जो हमारे अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, वह जन्म तिथि के रूप में होते हैं, और तिथि हमारा मूलांक बनता है। तिथि को हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, यह महत्वपूर्ण होता है। तिथि, माह और वर्ष हमारा भाग्य होता है। इसीलिए तिथि को मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं, और तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर एक अलग जो बनता है, वह हमारा भाग्यांक कहलाता है। जब भी तिथि में, माह में या गणना में 11, 22, 33 आते हो, 22, 33 तो माह में नहीं आएगा, लेकिन तिथि में या गणना में आए, तो वैसी स्थिति में वह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध रखता है, और पूर्व जन्म के आत्मा में हमारे जो बचे हुए कार्य है, जो आत्मा में बचे हैं, उसे इस जन्म में परिणाम जानना आवश्यक है। इसलिए इन अंकों को अलग अलग, अंकों के अलग अलग आत्मा से संबंधित कार्य होते हैं। वहीं यदि 13, 14, 16, 19 यदि आते हैं, चाहे तिथि में या गणना में, तो यह पूर्व जन्म के ऋण से संबंधित होता है। जो हमने कार्यों में कुछ गलतियां की, उसका हमें इस जन्म में हर्जाना देना है, हमारे अच्छे कार्य करके उसको ठीक करना। और इसलिए कर्म से ही हम कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब हम इन अंकों को पहचाने। तो हमने देखा तिथि हमारे लिए मूलांक है, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह का योग हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो कि एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर करते हैं। वर्ष को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 से उसको घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यह एंजल नंबर कहलाता है, कुआं नंबर कहलाता है। यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बोनस है। ये सभी चिन्ह होते हैं। अब मूलांक और भाग्यांक, ये 2 अंक हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, जो आपस में यदि शत्रु हो गए तो हमारे जीवन में स्ट्रगल रहना चाहिए। इसलिए इन अंकों को पहचान कर यदि शत्रु अंक हुए तो हमें संतुलित करना होता है किसी मित्र अंक से, इन दोनों के मित्र अंक से। जैसे हम कल्पना करें बस का, बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो बस का चलना आरंभ से मुश्किल होता है। दूसरा स्थिति होती है कि हम बस में, ड्राइवर और कंडक्टर तो आपस में शत्रु नहीं है, तटस्थ है या मित्र है, किंतु जो आगे सवारी चढ़े, उस पर पैसेंजर चढ़े,
वे शत्रु किसी के बने तो वहां से बाधा शुरू होती है। इसलिए हम अंक जो अर्जित करके लाते हैं जीवन की यात्रा के दौरान, वह भी हमारे लिए अनिष्टकारी हो सकता है, बाधक हो सकता है, अशुभता दे सकता है, शुभता भी दे सकता है, यदि हम अंकों को सही ढंग से पहचानें। तो अंक को पहले संतुलित करना है ड्राइवर और कंडक्टर को, और साथ ही साथ में इस कौन से अंक का प्रयोग न करें जीवन भर के लिए, यह भी जितनी ताकत। तो जब भी हमारे पास जन्म तिथि आती है तो कुछ अंक हमारे पास अनुपलब्ध होते हैं, और जब अनुपलब्ध होते हैं तो उस अंकों से संबंधित ऊर्जा तत्व और गुण की कमी होती है। और कुछ अंक 3 बार से ज्यादा जब भी प्रयुक्त होते हैं तो उस अंक से संबंधित ऊर्जा तत्व और गुणों की अधिकता होने के कारण वो नुकसानदायक। इसलिए किन अंकों, कोई कोई अंक जो 2 बार आ चुके हैं उसे 3 बार ना आए, यह हम सुनिश्चित करते हैं। 3 बार आ चुके हैं तो बिल्कुल रोकते हैं कि वह अंक हम नहीं लाए। और इसलिए अंकों को जानना पहचानना नितांत आवश्यक है, उसकी विवेचना करना भी आवश्यक। ठीक, सबसे पहले अब देखने का प्रयास करते हैं कि कौन से अंक इस जातक जिसकी जन्म तिथि में गूगल से दी है, शैक्षणिक उद्देश्य है, कौन से अंक इनके मिसिंग है, कौन से ज्यादा बार। तो आप देखें, आपके पास 2 बॉक्स हमने रखा है। पहला बॉक्स है जिसमें जिसमें पूरे अंकों को रखा है 1 से 9 तक, और ये कुछ न कुछ दर्शाते हैं। हर अंक का समूह कुछ न कुछ दर्शाता है, और जब सभी तीनों समूह अगर रहते हैं तो 100% परिणाम होते हैं। यदि कम है तो उसी रेशियो में, उसी प्रतिशत में उसकी मात्रा कम। उदाहरण स्वरूप यदि देखें, 492 इंटेलिजेंट को दिखाता है। यदि सभी हैं 100% है तो जहां तक इंजीनियर साइड में जो हो जाएगा वह, क्योंकि उसमें उसकी जो भौतिक क्षमता है, इसकी जो एक्सट्रैक्शन क्षमता है वो काफी उच्च कोटि। वहीं यदि 951 है तो उसके आत्मबल काफी मजबूत, सरकारी पक्ष मजबूत हो सकता है, आदि आदि। इसलिए सफलता किससे, अगर सफलता इसको चूमती है तो ये विल पावर वाले व्यक्ति को क्या कर। अब इस जातक के लिए देखें, 8 और 6 अंक जो हैं ये मिसिंग अंक है। एक 3 बार आ चुके हैं, और शेष अंक 4, 9, 2, 3, 5, 7 एक एक बार आए। अब दुश्मन अंक को पहचाने, लेकिन अगर ये मान लें कि 1 और 2 आपस में शत्रु अंक है, इनके मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, ये दोनों आपस में यदि शत्रु हुए तो फिर तीसरा अंक कहां से लाए, और वो स्रोत क्या होगा, कौन सा अंक होगा। ये तो हम जान गए कि 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 6 इन्हीं अंकों में से हमको किसको लाना है, एक को नहीं लाना। अगर और 2 अंक यदि है और 2 आपस में शत्रु है तो 2 को भी नहीं लाना। अब ये देखते हैं कि इनके अंक कौन कौन। आपको यह बता दें कि ये सभी प्लेन जो लिखे हुए हैं, इसके साथ ही 4, 5, 6 जो होता है वो गोल्डन राजयोग बताता है, और 8, 5, 2 जो होता है वह सिल्वर राजयोग बताता है। ये जातक का 6 मिसिंग है जिसके चलते गोल्डन राजयोग नहीं बन रहा, और 8 मिसिंग है जिसके चलते इनका सिल्वर राजयोग भी नहीं बन। इसलिए 8 और 6 का होना आवश्यक लगता है, बशर्ते कि ये उपयोगी, सकारात्मक। अब स्रोत क्या होगा, स्रोत के लिए ऐसा स्रोत होना चाहिए जो मूलांक और भाग्यांक में मित्रता ला सके। वह होता है ऐसा अंक जिस जो हम बराबर प्रयोग करते हैं, जो मैक्सिमम ऊर्जा देता है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देता है, और वो होता है नामांक। जी हाँ, नामांक धरती पर आने के बाद माता पिता जो नाम हमें देते हैं वह नामांक होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए, इन अंकों के, इन अक्षरों के अंक के मूल्य होते हैं, इसलिए अक्षरों को अंक के मूल्य में परिवर्तित कर, और ये नाम काफी काम करता है। नामांक भी काफी काम करता है, क्योंकि नाम ऐसा इतना काम करता है कि हम, कोई हमें नाम से जो पुकारता है तो पहला अक्षर ही भी काफी ऊर्जा देता है। और इसलिए कहा गया है कि नाम जब भी में जो हो वह शत्रु अक्षर नहीं। आज की जो जन्मतिथि हमने दी है, ये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जन्म, उन्हें हार्दिक बधाई। और ये इनका जो नामांक है वो 7 दे रहा है। नाम का पहला अक्षर जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। नाम का पहला भाग
काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही ज्यादा ऊर्जा देता है, पिछला भाग कम देता है। इसलिए ग्रुप में जब भी हम बैठते हैं, समूह में जब भी रहते हैं, नाम जब पुकारा जाता है तो पहला अक्षर पुकारने पर ही हमारी चेतना जागती है, काफी ऊर्जा देती है। और नाम के पहले ये को पूरा करने के पूर्व ही हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसलिए ये नाम काफी महत्वपूर्ण है। इस जातक का वॉवेल अंक भी ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो कि इनके लिए वॉवेल का अंक टोन योग ज्यादा होना चाहिए। तो अंकों को अक्षरों से अंक में हमने बदला। अब देखते हैं अंकों को। एक के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। अब इनका देखें, इनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है। 1 के दुश्मन अंक 8 और 2 के 4 6 8 9, यानी 6 भी और 8 भी जो मिसिंग अंक है, ये नहीं लाए तो अच्छा है, क्योंकि ये दोनों इनके दुश्मन अंक हैं। एक और मूलांक और भाग्यांक दोनों के 8 अंक दुश्मन है, और 6 अंक जो है वह दुश्मन है। इसलिए इन अंकों का उपयोग न करें। तो जो उपयोग इनके लिए श्रेष्ठकर होता है वह होता है बाकी 6 8 4 6 8 9 को छोड़कर, यानी 4 अंकों को निकाल दें, बाकी अंक इनके लिए उपयोग। और एक को ज्यादा नहीं ला सकते, क्योंकि एक 3 बार आ चुका। हमने अलग सूची भी रखी है, अलग अलग अंकों के शत्रु अक्षर। यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है नाम को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ शहर का नाम, चाहे दुकान का नाम या नवजात शिशु का नाम चयनित कर। इन अंकों को यदि देखें तो कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के ही दुश्मन होते हैं। यहाँ 4 4 का, 7 7 का, 8 8 का, 9 9 का। इसलिए ये अंक यदि मित्र भी हैं तो इन्हें दोबारा प्रयोग करने से हमें सोचना चाहिए। कई लोग मोबाइल में गाड़ी संख्या में इन अंकों का उपयोग ज्यादा कर लेते हैं। 4 कई बार, 7 कई बार, 8 कई बार, 9 कई बार। ये नुकसानदायक होता है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप यदि कहें 4 राहु का है, राहु झांसा देने वाले व्यक्ति के लिए है, सूचित करता है झूठ बोलने वाले, कल्पना में रखने वाले और बहुत सोचने वाले। तो अब बताएं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि हमारे समक्ष कोई झूठ। इस प्रकार साधु सन्यासी, नौकर चाकर भी आपस में दुश्मन होते हैं। न्यायालय न्यायालय का जज्बा काटता है। सेनापति एक ही होता है, दूसरे सेनापति को पसंद होता है। इस प्रकार हम अंकों को जानकर, अंकों को समझकर, उसको सही ढंग से उपयोग कर हम अपने जीवन में सुंदरता ला सकते हैं। और इसी के साथ अंत में वर्तमान वर्ष कैसा होगा ये जानने के लिए यह बोनस प्रस्तुत। इसके लिए हम वर्तमान वर्ष जो जन्म तिथि है उसमें से वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं, उसे बदलते हैं और तब फिर भाग्यांक निकालते हैं। वह होता है पर्सनल ईयर। और जातक का वर्ष दे, रनिंग एज कौन सा है, ये सभी जो जातक का मूलांक और भाग्यांक से कैसा संबंध आप इनका देखें तो इनका 75वां वर्ष चल रहा है, जो कि 3 देता है। और इनका जो वर्तमान पर्सनल ईयर है वह 5 देता है, यानी 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपस के मित्र हैं, 5 किसी का शत्रु नहीं होता। और 3 जो है 5 के साथ अच्छे संबंध है, 1 के साथ भी अच्छे संबंध है, 2 के साथ भी अच्छे संबंध है। इसलिए इनका यह वर्ष 70% सही रहने की संभावना। भविष्यवाणी नहीं करें, शैक्षणिक, क्योंकि और भी कुछ अंक अगर इनके पास मोबाइल अंक या कोई भी अंक इस तरह से हो सकता है तो उसको प्रभावित हो सकता है। लेकिन वर्तमान जो जो भी डेटा हमारे पास है उसके अनुसार इनके वर्ष अच्छी जाने की संभावना। आप भी अपना निकाल सकते हैं, अपने परिजनों का, और सभी सुरक्षित रहे। अब अंतिम पड़ाव पर आ गए, जो कि अंक बोलते किसी भी माह के किसी भी माह के किसी तिथि को जन्मी जातक के लिए आज का अंक क्या क्या है। तो आज का अंक 5 दे रहा है। और 5 कौन अंक होता है, 5 संतुलित अंक होता है। इसलिए यह अंक किसी के लिए भी नुकसानदायक होगा। यह सभी के साथ सुखकारी होंगे,
इसलिए आज का दिन सूर्यदेव का दिन 5 का अंक सभी के लिए श्रेष्ठ। आज का दिन सभी के लिए उत्तम रहने की संभावना। और इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। हमारे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए अच्छी रही होगी, लाभकारी रही होगी और आपके लिए उपयोगी। हमारे साथ आप पहली बार यदि इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसका लाभ पाएं। और अंत में जैसा आगाज में हमने कहा था, सूर्यदेव आज का दिन सूर्यदेव का है, प्रकाश फैलाने का है, ज्ञान बांटने का है। साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों और समीक्षकों के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा सके, वे भी पंचांग को सुनकर स्मरण कर और उसे अनुसरण कर लाभान्वित। इसी के साथ हम विराम दें। इसके पूर्व कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका आज का दिन। जय सूर्यदेव। ओम सूर्याय।